नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। बात हो रही है विचारों की, बात हो रही है आज विचार मंथन की। कहा जाता है कि विचार मंथन और विचारों की प्रक्रिया ये मंद पड़ गई है, कुंद पड़ गई है, धीमी पड़ गई है। विचारवान लोग जो हैं उनकी कमी पड़ गई है। विचारों के बारे में कहा जाता है कि ये बहते हुए पानी की तरह हैं, चलती हुई हवा की तरह हैं। भगवान बुद्ध ने तो आत्मा को भी विचारों के साथ जोड़ करके रखा है। लेकिन आज हम बजरंग मुनि जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने विचार मंथन की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। ये प्रक्रिया कैसे समाज पर, सरकार पर और देश पर असर डालती है, ये हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। आज से करीब 500-700 वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले भारत विचारों का निर्यात करता था। यहाँ निष्कर्ष निकालते थे और पश्चिम के विद्वान या अन्य विद्वान अनेक विषयों पर फॉलो करते थे, अनेक विषयों पर। आइंस्टीन ने कोटेड किया कई है, बहुत लोगों ने। तो उस समय भारत में विचार मंथन से निष्कर्ष निकलते थे। लेकिन पिछले 1000 वर्षों से हम विचारों का आयात करने लग गए। मैं जाता हूं अभी भाषण देने कई कॉलेजों में, अगर मैं कोई बात पूछता हूं, किसी विषय पर पूछता हूं, तो वो लोग एक परिभाषा बताते हैं। और जब मैं पूछता हूं कि ये परिभाषा आपने कैसे जानी, तो कहते हैं कि फलाने विद्वान ने ये कहा, फलाने विद्वान ने ये कहा, फलाने विद्वान ने ये कहा। माने फास्ट फूड डिस्कोर्स के साथ हम अब विचारों को भी आयात करने लग गए। अगर कोई भारतीय संस्कृति का आदमी मिल गया तो वो भी कोट करता है कि राम ने ये कहा, कृष्ण ने ये कहा, बुद्ध ने ये कहा, स्वामी दयानंद ने ये कहा और गांधी ने ये कहा। उससे पूछिए कि तुम भी कुछ कह रहा है क्या, तो वो कुछ नहीं कह रहा है, वो केवल कोट कर रहा है। प्रश्न ये, हाँ, एक प्रश्न ये पैदा होता है, एक बहुत गंभीर प्रश्न है वो मेरा, कि आखिर क्या कारण है कि राम और कृष्ण के बाद हम वैसा कोई महापुरुष नहीं पैदा कर सके भारत में। विवेकानंद के बाद भी हम विवेकानंद नहीं बना सके, दयानंद के बाद कोई दयानंद रिपीट नहीं कर सके, और गांधी जैसे तो हमारे कालखंड के थे। गांधी के स्थान पर भी हम कोई गांधी से आगे कोई गांधी नहीं बना सके। पद चिन्हों पर चल रहे हैं। एक छोटे से गांधी के छोटे कार्यकर्ता सिपाही, जिनको जयप्रकाश हम कह सकते हैं, जयप्रकाश गांधी जी के एक छोटे सिपाही थे। हम जयप्रकाश के बाद जयप्रकाश भी नहीं बना पा रहे हैं। क्या कारण है? क्या भारत की धरती इतनी बांझ हो गई है कि यहाँ विचारक पैदा ही नहीं हो पा रहे हैं? हम वैज्ञानिक तो बना ले रहे हैं, हम अन्य नेता बना ले रहे हैं, हम पूंजीपति तैयार कर ले रहे हैं, लेकिन विचारक, हम पुराने विचारकों को आगे हम रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही गड़बड़ मुझे लगा। और तब मैंने हमेशा बचपन से ये सोचा कि भाई आखिर क्या कारण है कि हम किसी महापुरुष को रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, उस जो रेखा एक खींच दी गई उस रेखा से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तब एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। कल्पना करिए कि गांधी जी आगरा से चले दिल्ली के लिए, एक कल्पना मैं बता रहा हूं। बिल्कुल। और दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली जाते जाते मथुरा में उनको मार दिया गया, हत्या हो गई गांधी जी की। ठीक बात। अब गांधी जी के साथ जो चलने वाले लोग थे, उन लोगों से जब पूछा जाता है कि आप आगे क्या करोगे, तो कहते हैं कि मैं तो गांधी जी के पद चिन्हों पर चलूंगा। ये आगरा टू मथुरा और आगरा से मथुरा और मथुरा से आगरा। अब वो आगरा से मथुरा और मथुरा से आगरा, इसके आगे उनको बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गांधी जी के पद चिन्ह मथुरा के आगे तो गए ही नहीं थे। सवाल ये उठता है कि भाई गांधी जी अगर आज जीवित रहते तो क्या करते? तो गांधी जी जाते मथुरा से आगे दिल्ली की तरफ, और गांधी भक्त उस प्रक्रिया को रोक दिया, उसको रोक दिया। स्वामी दयानंद जहां तक गए, स्वामी दयानंद ने शून्य से विचार पैदा किया, आगे पैदा किया, उन्होंने वेदों का ज्ञान फैलाया। हाँ, उन्होंने किसी का पुराने विचारों का अनुकरण नहीं किया,
बल्कि कुछ और खोजा। आज हमारे महापुरुष, अब गलती कहाँ हो रही है इसमें, जो गंभीर गलती हो रही है कि भारत में जब कोई भी बालक, कोई एक अच्छा, कोई ब्रिलियंट बालक निकलता हुआ दिखता है, क्योंकि भाई शायद कभी कभी तो ऐसे बालक पैदा होते हैं, और कोई अगर निकला तो कुछ वामपंथी कम्युनिस्ट लोग जो कैप्चर है कर लिया विचारों जाता के, वो मार्क्स समझाना शुरू कर देंगे, कोई आर्य समाज की बात समझाना शुरू कर देगा। अगर इन सब से भी बच गया तो कांग्रेस या भाजपा से तो बच ही नहीं सकता है। वो उसकी आंख पर रंगीन चश्मा एक चढ़ा दिया जाता है कि कभी तुम सफेद देखना ही मत। अब वो उस रंगीन चश्मे से रंगीन देख देख करके उसी को आगे बढ़ाने लग जाता है, और नतीजा क्या होता है, माने उसका स्वतंत्र चिंतन जो है वो खत्म हो जाता खत्म हो गया एकदम। उसको शुरू ही नहीं होने दिया जाता है, बचपन से ही उसको रंगीन चश्मा चढ़ा दिया जाता है। मैं पूरा सतर्क रहा उसी समय से, बचपन से, कि चाहे कुछ भी हो जाएगा। मैंने अपने, जब मैं आर्य समाज के साथ जुड़ा 14 वर्ष की उम्र में, तो मैंने आर्य समाज के लोगों से पूछा कि बताओ भाई पहला सिद्धांत क्या है। तो आर्य समाज के लोगों ने कहा सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। फिर मैंने पूछा उनसे कि भाई ये बताओ कि अगर मुझे कभी ऐसा महसूस हो कि स्वामी दयानंद ने जो कहा है वो मुझे सत्य नहीं दिख रहा है, तो मैं स्वामी दयानंद की बात को मानूं कि सत्य को मानूं। तो उन्होंने कहा कि जो सत्य को ग्रहण करने के लिए सर्वदा तैयार रहना चाहिए, यह स्वामी दयानंद ने ही कहा है, तो इसलिए आपको तो सत्य को स्वीकार करना चाहिए, वो चाहे स्वामी दयानंद का कहा हुआ हो चाहे आपका निष्कर्ष हो, लेकिन सत्य सत्य होगा। तब मुझे लगा कि स्वतंत्रता, यदि कहीं सोचने की स्वतंत्रता मिल सकती है तो आर्य समाज में मिल सकती है। और मैंने ये उस समय कह दिया कि मैं दयानंदी कभी नहीं बनूंगा, मैं तो स्वतंत्र लेकिन चिंतन अगर करूंगा। 100 ब्रिलियंट बालक मिलकर के राष्ट्रवाद का चिंतन एक साथ करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? 100 ब्रिलियंट बालक यदि सफेद चश्मा लगाकर राष्ट्रवाद का स्वतंत्र चिंतन करें तो बुरा नहीं है। स्वतंत्र यानी स्वतंत्र चिंतन को यानी चिंतन मिक्स ना हो, प्रतिबद्ध धारणाओं से मुक्त। क्योंकि जब बालक के ऊपर कोई कहीं प्रतिबद्ध उसको कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश जिसको हम लोग कहते हैं, तो जब ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसको तो वही दिखेगा कि राष्ट्रवादी सब कुछ है। हम लोगों ने तो रिसर्च किया है राष्ट्रवाद पर कि राष्ट्रवाद समाज के लिए घातक है। राष्ट्रीयता तो हितकारी है, लेकिन वाद नहीं होना चाहिए उसके साथ में। ये वाद जो जुड़ जाता है ना, ये विवाद पैदा करता है सब। मैंने पूछा, अभी मैं गया था एक जगह, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में कुछ फर्क फिर कभी बताऊंगा, लेकिन मैंने अभी पूछा, अभी मैं गया था बदायूं, और बदायूं कॉलेज में मैंने बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चे, राष्ट्र बड़ा है कि समाज? बच्चों ने कहा राष्ट्र। फिर मैंने पूछा उनसे दोबारा कि अमेरिका का नागरिक समाज का अंग है कि नहीं? तो बोले है। तो फिर मैंने पूछा पाकिस्तान का नागरिक समाज का अंग है कि नहीं? तो कहे है। और तब मैंने पूछा कि अब बताओ राष्ट्र बड़ा है कि समाज? कहते हैं सर समाज बड़ा है। 2 मिनट पहले जिन बच्चों को रटाया गया था कि राष्ट्र बड़ा है, वही बच्चे 2 ही मिनट के बाद कहते हैं कि नहीं समाज बड़ा है। विश्व समाज, विश्व समाज तो विश्व का ही होता है। ये पूरा विश्व जो है वो समाज है। यदि उसमें आपने भारतीय शब्द जोड़ दिया तो वो भारत के साथ जुड़ गया, पाकिस्तान जोड़ दिया तो पाकिस्तान के साथ जुड़ गया। लेकिन समाज तो पूरा, मजहब के साथ हाँ, जोड़ दिया तो जहां आपने मुसलमान समाज जोड़ दिया तो मुसलमानों के साथ जुड़ गया। लेकिन समाज के अंदर न भारत अलग है, न पाकिस्तान अलग है, न हिंदू अलग है, न मुसलमान अलग है। समाज में तो सब मिला करके ये समाज बनता है। इस प्रकार से ये जो रंगीन चश्मा है, यह चश्मा बहुत परेशान कर रहा है सब प्रकार से। और तब मैंने रिसर्च शुरू किया, और जब मैंने इन मुद्दों पर स्वतंत्रता से देखना शुरू किया तो मैंने कमाल की बात हो गई। मैं क्या बताऊं आपको रामवीर जी, कि मुझे तो इस प्रकार से दिखने लगा कि ये दुनिया के लोग जो हमारे भारत के लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये सब पढ़ाइयाँ जो हैं, ये इनमें 90% से ज़्यादा असत्य है। जैसे आपको मैं बताऊं
अपराध की परिभाषा आज तक सारी दुनिया में नहीं बनी है कि अपराध में और गैर कानूनी में और अनैतिक में क्या अंतर होता है। वो अंतर समझने की जरूरत है। मैं अगर पूछूं, आपसे भी पूछूं कि शराफत और समझदारी और धूर्तता में क्या अंतर है, परिभाषा है, मैं पूछूंगा भी नहीं क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन शराफत, समझदारी और धूर्तता में बहुत अंतर है। ये हम लोगों ने निकाला है सोच करके। व्यक्ति और नागरिक में अंतर होता है, लेकिन अगर किसी से आप पूछिए कि व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर होता है तो बता ही नहीं पाता है। हम और जानना चाहेंगे कि जो आपने व्यक्ति और नागरिक की परिभाषा, समाज की और राष्ट्र की परिभाषा, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के को लेकर जो ऐसी कुछ और बातें जो आपने अपने वर्षों के चिंतन से निकाली हैं, आपका क्या नजरिया है? मैंने तो अनेक परिभाषाओं पर सोचा। बिल्कुल। जैसे आपको एक परिभाषा बताऊं कि अभी समान नागरिक संहिता और समान आचार संहिता अलग अलग हैं, ये कोई भारत में इस बात को समझने वाला नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होती हैं। लेकिन जैसे हाँ, बिल्कुल अलग अलग हैं एकदम। समान नागरिक संहिता को कहते हैं कॉमन सिविल कोड, और समान आचार संहिता को कहते हैं कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को ऐसा घाल-मेल कर दिया जाता है, इस तरह से मिला दिया जाता है जैसे पता ही नहीं चलता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। एक साथ इन दोनों का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार से और भी कई परिभाषाएं हैं। जैसे आपको एक परिभाषा बताऊं, अन्ना जी बहुत भ्रष्टाचार 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 तो चिल्ला रहे हैं, ठीक बात है, बहुत भ्रष्टाचार है। अरे भाई, भ्रष्टाचार अलग होता है, बेईमानी अलग होती है। भ्रष्टाचार और बेईमानी एक नहीं है। लेकिन अब इन दोनों का अंतर कौन समझाएगा इन लोगों को कि भ्रष्टाचार का क्या अर्थ होता है, बेईमानी का क्या अर्थ होता है, शराफत का क्या अर्थ होता है, समझदारी का क्या अर्थ होता है, धूर्तता का क्या अर्थ होता है। ये सब सारे जो अर्थ हैं, इन अर्थों पर अब आपको एक बताएं, बड़े ताज्जुब की बात यह है कि भारत का संविधान बन गया। संविधान की परिभाषा क्या होती है ये मालूम ही नहीं है किसी को। दुनिया में अभी तक संविधान की परिभाषा नहीं बनी है, हम लोगों ने बनाई है। आपको लगेगा कि हम छोटे मुंह बड़ी बात कह रहे हैं। तो प्रारंभ में तो जब पृथ्वी चपटी थी तब भी पृथ्वी को गोल कहने वाले को छोटे मुंह बड़ी बात हो गई थी, लेकिन बाद में प्रमाणित हुई। मैं कह रहा हूं भाई, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, तो बताइए ना कि संविधान की परिभाषा क्या होती है, बेरोजगारी की परिभाषा क्या होती है। किसी ने अगर कोई जानता हो तो बताए कि बेरोजगारी की परिभाषा क्या होती है। मैं जानता हूं कि जो बेरोजगारी की परिभाषा बताई जा रही है, या आप लोग पढ़े हैं या आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो परिभाषा गलत है एकदम। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, संविधान में डाल दिए गए हैं मूल अधिकार। अरे संविधान में जो इन लोगों ने मूल अधिकार डाला है, उनको मूल अधिकार की परिभाषा मालूम थी क्या? मूल अधिकार उन्होंने डाल दिया, कुछ अमेरिका से ले लिया, कुछ इधर से ले लिया, कुछ रूस से ले लिया, कुछ और मुस्लिम देशों से ले लिया। मूल अधिकार की एक डाल दिया मूल अधिकार, दो उधर से, दो चार उधर से, दो चार उधर से। मूल अधिकार की जो परिभाषा है, वो परिभाषा हम लोगों ने जंगल में बैठ करके बनाई है। और इस प्रकार से आपकी परिभाषा क्या है? किसी एक पर परिभाषा भी कुछ, जैसे मूल अधिकार की परिभाषा, तो मूल अधिकार की परिभाषा ये है कि व्यक्ति के वे प्राकृतिक अधिकार जिन्हें राज्य सहित कोई भी अन्य किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मात्रा में तब तक कटौती न कर सके जब तक उसने किसी अन्य व्यक्ति के वैसे ही अधिकारों में पर आक्रमण न किया हो। बिल्कुल बिल्कुल, वे अधिकार मूल अधिकार हैं। अब हमारे देश के नेता लोग कहते हैं संविधान ने मूल अधिकार दिए हैं। अरे संविधान कौन होता है मूल अधिकार देने वाला? संविधान के पास खुद ही अधिकार नहीं है। तो संविधान को तो लोक ने अधिकार दिए हैं। तो लोक ने जब संविधान को अधिकार दिए हैं, तो संविधान मूल अधिकार देता नहीं है। संविधान तो मूल अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी मात्र देता है। और आप लोग कहते हैं कि मूल अधिकार संविधान ने दिए। संविधान कहीं मूल अधिकार नहीं देता नहीं है कुछ भी।
लेकिन अब मूल अधिकार की परिभाषा हम लोग नहीं समझ पाते हैं। लोकतंत्र और लोक स्वराज्य, अब लोकतंत्र और लोक स्वराज्य और तानाशाही में क्या फर्क है, इसकी परिभाषा हम लोगों ने बनाई बैठ करके। बिल्कुल बिल्कुल। न्याय और फैसला, आप जरा सोचिए तो, ये जो अपने लगता को ही है कि एक उर्दू का शब्द है शायद, और एक बिल्कुल गलत है। जिनको आप न्यायाधीश कहते हैं उनको अगर उर्दू में क्या कहेंगे, फैसलाधीश तो नहीं कहेंगे। तो न्यायाधीश आप जिनको कहते हैं उनको न्याय करने का अधिकार नहीं है। मैंने कुछ न्यायाधीशों से प्रश्न कर दिया कि आपको न्याय करने का अधिकार है क्या। न्यायाधीश जो न्याय करता है वह है जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, और जो विधायिका करती है वो है लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस। न्याय को परिभाषित करती है विधायिका, उस परिभाषा के मुताबिक न्याय करता है न्यायालय। तो न्यायालय तो उस परिभाषा से बंधा हुआ है। मान लीजिए कि किसी परिभाषा को सरकार ने बदल दिया, आज तक न्याय ये है कि दाहिने तरफ चलो तो न्याय है, और कुछ दिनों के बाद बाएं तरफ चलना न्याय होने लग जाए, तो न्यायाधीश क्या करेगा, वो बाईं तरफ उसको दाईं तरफ देगा। उसको देगा। पहले जिसको वो अपराध घोषित कर रहा था अब उसको सही घोषित करेगा, इसको अपराध घोषित करेगा। तो न्यायपालिका को न्याय करने का अधिकार नहीं है, वो तो कानून के मुताबिक फैसला करती है। न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी समीक्षा करने समीक्षा करने का अधिकार है केवल, कि कानून के अनुसार लोगों को न्याय प्राप्त हो रहा है कि नहीं, कानून से बंधे हुए हैं। ये सारी परिभाषाएं हम लोगों ने रिसर्च करके बनाई हैं। जंगल में हम लोगों ने जो इतना जो समय बिताया है 25-30 वर्ष एक कमरे में बैठ करके, इतना बड़ा रिसर्च जिसमें देश के बड़े बड़े अच्छे अच्छे नामी विद्वान शामिल होते थे। उस रिसर्च में नक्सलवादी तक बैठ जाते थे, सब प्रकार के लोग बैठते थे, हाई कोर्ट के जजेज, IAS IPS बड़े बड़े नेता सब एक साथ बैठ करके, और हम लोग समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, संविधान, इन सब पर, अर्थशास्त्र, 4 विषयों पर हम लोगों ने रिसर्च किया है पूरा। मैं फिर से आपको बता दूं, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भारतीय संविधान और समाज शास्त्र। ये 5वां मुझे नहीं मालूम है। आप मुझसे पूछिएगा कि फलाने बीमारी में कौन सी दवा होगी तो हम रामदेव जी के पास भेज देंगे कि रामदेव जी के पास जाइए। ये भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा तो मैं अन्ना जी के पास भेज दूंगा कि अन्ना जी भ्रष्टाचार के डॉक्टर हैं, मैं नहीं हूँ। समाज शास्त्र के बारे में अगर कोई भी प्रश्न होगा तो मैं ये समझता हूँ कि समाज शास्त्र के मामले में पूरी दुनिया में जो रामानुजगंज में जो भी रिसर्च हुआ है वो अद्वितीय रिसर्च है वर्तमान समय में। उतना बड़ा रिसर्च पूरी दुनिया में नहीं हुआ है, भारत में तो खैर हुआ ही नहीं है। समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, तो इन सब विषयों पर हम लोगों ने रिसर्च किया है, और तब आपके सामने आकर के मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ कि अगर मेरी परिभाषा गलत है तो आप आइए सामने आकर के काटिए ना भाई कि ये आपने जो परिभाषा की है ये परिभाषा ठीक नहीं है। जैसे संविधान की क्या परिभाषा होती है, आप किसी से पूछ के देखिएगा, बताइएगा हमको कि संविधान की क्या परिभाषा होती है। कोई अगर बता दे तब। हम लोगों ने बनाई है संविधान की परिभाषा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार की जो परिभाषाएं हैं ये समाज में नए नए विचार पैदा करेंगी। हम कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं, हम दुनिया को निर्यात करने की स्थिति में आ रहे हैं अब धीरे धीरे। ये मेरा मानना जो है। मानसिक कसरत जो है भी शुरू हो चुकी है। जी, हम लोगों ने मानसिक व्यायाम शुरू किया। मैं आज जो आपके सामने कह रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, वो मैंने मानसिक व्यायाम किया है, और 55 वर्ष किया है। साल 2 साल 4 साल नहीं, लगातार 55 वर्षों तक ये व्यायाम किया है। और उसी में से ज्ञान तत्व निकल कर आया। हाँ, उसी में से ये तत्व निकल करके आया है। ज्ञान तत्व तो हम लोगों की पाक्षिक पत्रिका है। अच्छा। कि उस पत्रिका के माध्यम से हम लोग समाज को देते हैं। मूल प्रश्न ये है कि विचार मंथन मैंने किस प्रकार किया। आपको याद बने, एक जिज्ञासा होगी मन में कि किस प्रकार से किया। तो वो भी एक नया तरीका है पूरा का पूरा। वो इस प्रकार का विचार मंथन नहीं है।
वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि हम लोग हर महीने की 30 तारीख को रामानुजगंज के बड़ी संख्या में 25-50-100 विद्वान लोग बैठ जाते थे, सब प्रकार के लोग, सब तरह के भिन्न विचारों के लोग एक साथ बैठते थे। सब बैठ जाइए, एक तरह के विचार वाले नहीं। और उसमें एक विषय निश्चित होता था हर महीने, कोई भी विषय चाहे निश्चित हो, उस विषय पर सारे लोग मिलकर के विचार मंथन करते थे। लेकिन एक खास बात उसमें ये थी कि विचार मंथन के बाद कभी भी हम लोग निष्कर्ष नहीं निकालते थे। विचार मंथन की खूबी ये है कि अगर वहां पर हम लोग 50 लोग इकट्ठे हुए हैं, मान लीजिए कि आरक्षण ऐसे विचार मंथन का क्या फायदा है समाज को जिसका कोई निष्कर्ष न निकाला जाए, कहीं नतीजे पर ना पहुंचे? वहां पर अगर हम निष्कर्ष निकालने लग जाएंगे, मान लीजिए आरक्षण की हम लोगों ने एक परिभाषा बनाई है, जो वर्तमान में भी बनाई है, कभी मैं आगे आपको बता दूंगा। तो आरक्षण पर विचार मंथन हो रहा है। एक आदमी ने आरक्षण का विरोध कर दिया, एक ने आरक्षण का समर्थन कर दिया, और वहां यदि मतदान होगा तो जो भारी होगा आदमी, उसके तर्क चाहे कितने भी लचर हों, लेकिन अगर वो आदमी का व्यक्तित्व बड़ा भारी है तो उसके प्रस्ताव पारित हो जाएगा उसके पक्ष में। तो ऐसे निष्कर्ष का क्या फायदा जहां स्वतंत्र रूप से सोचा नहीं जा रहा है। विचार मंथन के लिए सबसे आवश्यक है तर्क। अगर तर्क होगा तो विचार मंथन होगा। विचार मंथन चरित्र से नहीं हो सकता है, प्रभाव से नहीं हो सकता है। अगर हम निष्कर्ष निकालना शुरू कर देते, प्रस्ताव पारित करने लग जाते, तो सारा काम गड़बड़ हो जाता, विचार मंथन होता ही नहीं। माने वो नतीजे पर पहुंचने के बाद गाड़ी वहीं रुकनी थी और आगे नहीं चलनी थी? नहीं चलती, क्योंकि तो हम लोगों ने एक ये बनाया कि भाई सब लोग सबकी बात सुनिए, अपनी अपनी बात जो कहिए, पक्ष में विपक्ष में, किसी को, माने जैसे मैं आर्य समाज वाला था। लेकिन कहीं मंजिल तक तो पहुंचना चाहिए ना? नहीं, तो मंजिल तक तो विचार मंथन के बाद आप निष्कर्ष निकालिए ना, घर में जाकर के आप अपना निष्कर्ष निकालिए, वो अपना निष्कर्ष निकालेगा। व्यायाम का परिणाम अदृश्य होता है। व्यायाम जो करेगा वो उसका लाभ उठाएगा। व्यायाम का कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता है कभी भी। तो उसी प्रकार से हम मानसिक व्यायाम, जिस तरह से रामदेव जी शारीरिक व्यायाम कराते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, उसी तरह मानसिक व्यायाम करने से मनुष्य के सोचने की शक्ति जागृत होती है, और जो जागृत होती है वो उसको ठीक दिशा में ले जाएगी। आवश्यक नहीं है कि आपका चिंतन और मेरा चिंतन एक हो। बिल्कुल। ये जो एक करने वाली जो बात है ना, ये चश्मा चढ़ाने वाली बात है, संस्थागत हो जाता है। हो सकता है कि आज कोई, जैसे मैं प्रारंभ में ये मानता था कि नक्सलवाद व्यवस्था परिवर्तन है। मैंने बहुत जगह लिखा नक्सलवाद के पक्ष में कि नक्सलवाद व्यवस्था परिवर्तन है। जब नक्सलवाद हमारे क्षेत्र में घुसा तब पता चला कि नक्सलवाद व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, नक्सलवाद तो सत्ता परिवर्तन है, सत्ता संघर्ष है। और तब मैंने ये भी लिखा साथ में कि मैंने जो पीछे लिखा था वो मेरी भूल थी, अब मुझे वास्तव में यह ज्ञान हुआ, भूल सुधार ली गई, भूल मैंने सुधारी कि ये नक्सलवाद जो है यह व्यवस्था परिवर्तन का मार्ग नहीं है। मैंने एक बार अभी सन 2007 में 2009 में जब लिखा कि हमें वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि जो आएंगे सब तो भ्रष्ट ही हैं, कुछ बदलने वाला है ही नहीं है, मैंने लिखा। लेकिन जब 15 दिनों के बाद चुनाव का रिजल्ट आया और मनमोहन सिंह ताकतवर बने, नीतीश कुमार शक्तिशाली हो गए, रमन सिंह शक्तिशाली हो गए, नरेंद्र मोदी ताकत में आए, इस प्रकार मुझे ऐसा लगा कि भारत की जनता ने अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ऐसे ये 4-5 लोग जब आए तो मैंने फिर लिखा, और तुरंत लिखा कि मैंने जो पिछले 15 दिन पहले जो लिखा था ज्ञान तत्व में वो गलत था, उसको अब आप फॉलो मत करिए, उसको भूल माना गया। और फिर मैंने ये लिखा कि वर्तमान समय में स्वतंत्रता के बाद 65 वर्षों में 60 वर्षों में पहली बार अच्छे लोगों के राजनीति में आगे बढ़ने की शुरुआत हुई है। क्योंकि अब जरा आप सोचिए,
लेकिन देश के प्रधानमंत्री को तो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री माना जा रहा है। उधर आपने जो है उसका स्वागत किया। आप अपने उस विचार पर आज भी कायम हैं? जी, मैं आज भी ये कायम हूं। अगर मुझे वोट देना हो तो मैं सबसे पहले तो मैं चुनता हूं नीतीश कुमार को, सबसे अच्छा मानता हूं तो नीतीश कुमार हैं, अथवा मनमोहन सिंह जी हैं दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में नरेंद्र मोदी हैं मेरे क्रम में। लेकिन अगर ये तीनों भी न हो मान लीजिए, तो राहुल गांधी की जगह पर कोई भी खड़ा होगा तो मैं वोट दे दूंगा, लेकिन राहुल गांधी को वोट देने के पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि राहुल गांधी अच्छे हैं या बुरे हैं ये मेरा आकलन नहीं है। मेरा आकलन ये है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है परिवारवाद को बढ़ावा देना। आप जरा सोचिएगा, विचार करिएगा। अब आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको बताऊं कि भाई राहुल गांधी को सोनिया जी माने पार्टी अध्यक्ष है। सोनिया जी अपने बेटे को सोनिया गांधी आगे बढ़ावे कोई हर्जा नहीं है। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को आगे बढ़ावे कोई हर्जा नहीं है। लेकिन कांग्रेस का महासचिव किसी एक व्यक्ति को आगे बढ़ाना अगर शुरू कर दे तो ये कांग्रेस का महासचिव, तो ये तो कलंक है हमारे लिए कि हमारे किसी पार्टी का महासचिव किसी एक व्यक्ति को के साथ पक्षपात शुरू कर दे। कांग्रेस की अध्यक्ष अपने बेटे को आगे बढ़ाना शुरू कर दे तो ये तो गुलामी हो गई। यह परिपाटी टूटनी चाहिए, चाहे इसका परिणाम चाहे जो भी हो। माने राजनीति में जो परिवारवाद है, ये परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। ये भी इस विचार मंथन का एक नतीजा है। जी, मैंने ये नतीजा निकाला है अभी। बिल्कुल। ये विचार मंथन को लेकर के आधा घंटे आपके साथ पूरे हमारी बजरंग मुनि जी से चर्चा हुई है और मुनि जी का यही कहना था कि विचार करने से और विचारों की स्वतंत्रता से सारी के सारी समस्याएं उनका समाधान हो सकता है। हाँ, और मैंने जो करके दिखाया है। इसी पर हमारी थी एक खास पेशकश। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ah